स्तंभ का मतलब कोई खंबा सा होता है ना, उस पर उत्कीर्ण करवाना। जो बड़ी चट्टानें होती हैं उनको शिला कहते हैं। और लेक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लहरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। अपन का टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है, आपने वो देख लिया होगा। आज पार्ट 3 में अपन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि अपन को गए, यानी तीसरा पुरातात्विक स्रोत, वे स्रोत जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि सबसे प्राचीन जो स्रोत मिले हैं। पुरा का मतलब प्राचीन, यानी जो हमें ज़मीन में से अपन को खोद कर निकले हैं, उन स्रोतों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोतों में प्रमुख रूप से अभिलेख आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन अभिलेखों को निम्न प्रकारों में बांटेंगे, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ठीक है। इस प्रकार अपन बांटेंगे इनको। तो स्टार्ट करते हैं। अभिलेख को जानने का प्रयास करेंगे। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। यानी अभिलेखों से अपन को प्राचीन जो भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। अब अभिलेखों से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अभिलेख का मतलब किसी भाग पर कुछ लेख लिखवा दिए जाते हैं या कुछ कानून लिखवा दिए जाते हैं, तो उन्हें अभिलेख कहते हैं। चाहे वो किसी पत्थर पर लिखा दिया गया हो, चाहे वो किसी धातु पर लिखा दिया गया हो, किसी सिक्के पर लिखा दिया गया हो, या किसी स्तंभ लेख पर लिखा दिया गया हो, तो इनसे जानकारी हमें मिलती है। राजा, यानी राजा की जानकारी मिलती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, किसी भी काल का राजा हुआ हो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान ने सबसे पहले इस प्रकार के अभिलेख चलवाए थे। तो कोई सा भी राजा हो, उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसका वंश क्या रहा, क्योंकि इन अभिलेखों पे उनका वंश भी लिखा हुआ होता है। क्योंकि जब राजा के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है तो वो अपनी जानकारी तो छोड़ेगा ना, ठीक है। वंश, तिथि, उसका जो शासन काल रहा उनकी जानकारी मिलती है, और उन्होंने कार्य क्या किए वो उस पर अंकित होते हैं। किस पर? अभिलेख पर अंकित होते हैं। जैसा कि अशोक के अभिलेख, यानी अशोक का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, जिस पर उसका नाम, वंश, तिथि, कार्य आदि अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति अरिसेन द्वारा रचित है ये, और ये किसके शासनकाल में था? समुद्रगुप्त। ये अरिसेन है ना, जो समुद्रगुप्त का प्रमुख विद्वान था, यानी जो समुद्रगुप्त था उसके शासनकाल का प्रमुख विद्वान रहा है अरिसेन। तो अशोक का अभिलेख और ये प्रयाग प्रशस्ति प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं अभिलेखों के, ठीक है। अभिलेखों के प्रकारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। वैसे फ्रेंड्स, मैं तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो ही आपको लिख कर लाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी वर्णन आपको दे रखा है, 10-15 वीडियो बन जाएं, लेकिन अपन को तो 300 यानी जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अभिलेखों के प्रकारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, यानी जो अभिलेख है उनके बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला है शिलालेख। शिलालेख, शिला प्लस लेख, इसको तोड़ दो शब्द को। और शिला का मतलब क्या होता है? जो बड़ी चट्टानें होती हैं उनको शिला कहते हैं। और लेख यानी लिखना, यानी ऐसे लेख, ऐसे कानून जो बड़ी बड़ी शिलाओं को काटकर उत्कीर्ण करवाए गए हों, शिलालेख कहलाते हैं। यानी बड़ी बड़ी शिलाओं को काटकर उस पर कोई भी राजा अपने लेख लिखवा देता था, अपने कानून लिखवा देता था। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? लिखवाना, ठीक है। तो उसे शिलालेख कहते हैं। अब ये कानून क्या होते थे? जब भी कोई राजा होता था वो अपने जो कानून होते हैं उनको शिला पर लिखवा कर, और जो मेन चौराहे होते थे साम्राज्य के, वहाँ पर इनको लगवा दिया जाता था ताकि लोग पढ़ लेते थे। और आज जो पोस्टर बने हुए होते हैं ना, उनका ही काम करते थे उस टाइम ये शिलालेख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम शिलालेख अशोक महान ने लगवाए, यानी सबसे पहला जो विद्वान रहा इन शिलालेखों का निर्माण करवाने वाला वो अशोक महान था। ठीक है, ये जो शिलालेख आप देख रहे हो ये पत्थर का जो ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें उनको काट कर इन पर जो ये देखो लिखे हुए हैं ना, ये कानून हैं। यह है अशोक का शिलालेख जो ब्राह्मी वह खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। यानी अशोक महान के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, जिनमें से ये भी एक प्रमुख शिलालेख है जो जिसकी भाषा कौन सी है, ब्राह्मी वह खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। दूसरा शिलालेख का यदि आप उदाहरण देखते हो तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख ये जूनागढ़, ये जो रुद्रदामन है वो प्रमुख विद्वान रहा है और इसने क्या चलाया, जूनागढ़ शिलालेख। अब ये जूनागढ़ यानी एक स्थान है, वहाँ से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो अभिलेख है उसका दूसरा प्रकार इसमें स्तंभलेख। ऐसे कानून, यानी स्तंभ का मतलब कोई खंभा सा होता है ना, उस पर उत्कीर्ण करवाना। ऐसे कानून या लेख जो स्तंभ पर उत्कीर्ण करवा दिए गए हो उससे स्तंभ लेख कहलाते हैं, यानी वह स्तंभ लेख कहलाते हैं। ठीक है, यानी बड़ा सा कोई स्तंभ है, बड़ा सा कोई भाग है, यानी जो पत्थर का बना हुआ है उस पर उत्कीर्ण करवा दिया गया हो। अब जो ऊपर हमने ये शिलालेख देखा और इसमें क्या अंतर है, इसकी चौड़ाई है ना जो कम है आपको दिख रही है, ऊंचाई ज़्यादा है, तो इस पर कुछ अंकित करवा दिया गया हो। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त ने प्रयाग में उत्तर प्रदेश में ये वहाँ से प्राप्त हुआ है स्तंभलेख, यानी समुद्रगुप्त ने ऐसे ही स्तंभ पर कुछ कानून लिखवाए। दूसरा उदाहरण आप देखते होंगे चंद्रगुप्त का महरौली का लोहा स्तंभ। ठीक है, यह भी एक प्रमुख उदाहरण है। तीसरा जो अभिलेख है उसका तीसरा प्रकार गुहा लेख। गुहा का मतलब क्या होता है, जो गुफा होती है उस पर कुछ लिखा दिया गया। ऐसे कानून या लेख जिनको गुफाओं की दीवारों पर अंकित करवा दिया गया हो। ठीक है, तो जो गुफा होती थी उस पर कुछ कानून लिखवा देना गुहा लेख कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसी में जो चौथा प्रकार है इसका जो शिलालेख वो जो अभिलेख जो पढ़ रहे हैं उसका चौथा प्रकार है मूर्ति लेख, यानी मूर्तियों पर कुछ अंकित करवा देना। मूर्तियों पर तिथि नाम आदि का उल्लेख मिलता है। जैसे ये कोई राजा की मूर्ति हो गई मान लीजिए, इस पर कुछ लिखवा दिया, इसका नाम लिखवा दिया, इसकी तिथि लिखवा दी, तो उसे मूर्ति लेख कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में पुरातात्विक स्रोतों में हमने किसकी बात कर ली, सिर्फ अभी तक हमने अभिलेख की बात की है। इसके बाद में जो मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं और सिक्कों का योगदान प्रमुख रहा है, यानी मुद्राएं और सिक्कों का योगदान भी अपन प्रमुख मान सकते हैं। इनसे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अनेक चांदी व तांबे के सिक्के मिलते हैं। हमें है ना जो ज़मीन में से काफ़ी सारे चांदी के और तांबे के सिक्के मिले हैं। जैसे मौर्य काल में पंच मार्क या आहत सिक्के चलाए गए, यानी मौर्य काल में पहला शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। उसने पंच मार्क या आहत सिक्के चलाए जो बेडोल थे, यानी इनकी जो बनावट थी वो सही नहीं थी, बेडोल थे, ऐसे बना दिए गए थे। तो पंचमार के हाथ के सिक्के किसने चलाए, कंपटीशन बहुत सारी एग्जाम में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंचमार के आहत के सिक्के चलाए। अब सोने के सिक्के किसने चलवाए, सर्वप्रथम कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। जो कुषाण थे जो बाहर से आए थे उन कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे। इसके पश्चात जो गुप्त हुए, यानी गुप्त साम्राज्य पढ़ते हो जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, बहुत सारे जो गुप्त शासक हुए उन्होंने कुषाणों की नकल करके सोने के सिक्के चलाए थे। यानी इनकी नकल किसने की, गुप्तों ने, क्योंकि ये जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत रहे हैं। यानी जब कुषाणों का राज्य था
उस टाइम ये जो इनके वंश का ये जो गुप्त साम्राज्य नहीं आए तो उस टाइम ये लोग क्या करते थे कि कुषाण जो थे ना उनकी सीमाओं पर कार्य करते थे। उसके बाद में इन गुप्तों ने है ना कुषाणों को मार दिया और इनका साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो ये सोने के सिक्के इनकी नकल के आधार पर गुप्तों ने बनाए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सिक्कों पर, अब सिक्कों पर किसका उल्लेख मिलता है? देखो, सिक्कों पर राजाओं का नाम, राज चिन्ह, किसी भी साम्राज्य का राज चिन्ह होता है वो राज चिन्ह इन पर अंकित होता था। धर्म, किस धर्म को अपना रखा है, आदि का उल्लेख मिलता है, यानी उस राजा ने किस धर्म को अपना रखा है। ये सारी चीज़ें हमें सिक्कों से प्राप्त होती हैं। यदि अपन सिक्के नहीं होते तो हम आज उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाते। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम सिक्का चलाया था, यह भी इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम सिक्का चलाया था जिस पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और वीणा बजाते हुए दिखाने का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रिय था, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद में तीसरा है प्रमुख मोहरे। ये जो मोहरे होते थे वो मिट्टी व धातु की बनी होती थी। इन मोहरों का प्रयोग काफ़ी सारी चीज़ों में किया जाता था। जैसे आप देखते होंगे व्यापार में, व्यापार वाणिज्य में इसका उपयोग कर लिया गया। जैसे जो मृत भांड मिले हैं, जो मटके होते थे, उन पर इनका प्रयोग किया जाता था। तो आज की क्लास में इतना ही समाप्त इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि आज की क्लास में इतना ही, ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। अगली वीडियो, लास्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए। लास्ट पॉइंट आएगा और आपका जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।